नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास 11 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है परमाणु संरचना। यानी इस वीडियो में हम लोग परमाणु संरचना से संबंधित चीज़ों की बात करेंगे। और दोस्तों बता दें कि इस परमाणु संरचना में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक रूप से आपको जानना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों अगर परमाणु संरचना की बात है तो पूरे परमाणु से संबंधित चीज़ों को इस चैप्टर में रखा गया है और जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको रखा गया है, उनको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कहीं परमाणु आ गया दोस्तों तो आप जानते हैं कि परमाणु कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, कोई भी पदार्थ है ना, वो या तो ठोस होगा या तो द्रव होगा या तो गैस होगा। उसके बाद दो और अवस्थाएं नई नई खोजी गई हैं। चौथी पोजीशन है द्रव्य की अवस्था में, चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पांचवी अवस्था क्या है? बोस-आइंस्टीन। ठीक है, तो उन सभी पदार्थों को अगर आप देखेंगे तो बेसिक रूप से वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कण, ऐसे कण जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है उनको अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता वो क्या होता है? वह क्या होता है? परमाणु होता है, जिसको एटम कहते हैं। डाल्टन ने कहा था कि वह जो छोटा से छोटा कण होता है, अविभाज्य कण होता है, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। उसे दो भागों में बांटा नहीं जा सकता। लेकिन हर परमाणु, दुनिया का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। और हर परमाणु क्या होता है? मूल रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखिए पूरे परमाणु में नाभिक होगा, नाभिक के बाहर कोष होंगे। नाभिक में कौन होगा? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होगा। और नाभिक के बाहर क्या होगा? कोष होगा। कोष में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि पदार्थ जिसको चीज कहते हैं, यह किससे बना रहेगा? अणु से। अणु किससे बना रहेगा? परमाणु से। किसी भी पदार्थ का वह छोटा छोटा कण जिसे दो भागों में बांटा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता उसे क्या कहेंगे आप? परमाणु कहेंगे। और परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना होता है? तो तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम करके होता है उस पर आवेश। और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जिसको उदासीन कण कह सकते हैं, जिसको उदासीन कण कह सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए पदार्थ में अणु होगा, अणु के बाद परमाणु होगा, मतलब कि कोई पदार्थ किससे बना होगा? परमाणु से। परमाणु में मूल रूप से कौन कौन कण पाए जाएंगे? तीन कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? सर जे थॉमसन ने किया था। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था। ठीक है, यह ऋणावेशित कण होता है। फिर बाद में प्रोटॉन को खोजा गया 1932 में। फिर बाद में न्यूट्रॉन को खोजा गया, यानी सबसे बाद में न्यूट्रॉन को खोजा गया। उसके पहले कौन था? इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था। ठीक है। प्रोटॉन कहाँ रहता था? नाभिक में रहता था। कहाँ रहता था? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता था? नाभिक के बाहर रहता था। आपको तरह तरह का परमाणु मॉडल भी बताया गया होगा। ठीक है, गलत दिखा गया, नाभिक के बाहर रहता है। ठीक है, आपको तरह तरह का परमाणु मॉडल बताया गया होगा। परमाणु मॉडल में आप पढ़े होंगे सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उन्होंने तरबूज के माध्यम से बताया था परमाणु को। बोला था कि परमाणु गोलाकार होता है, उसमें धनावेशित भाग चारों ओर फैला होता है, यानी कि प्रोटॉन चारों ओर फैला होता है। उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन उसी तरह धंसे रहते हैं जैसे तरबूज में काले काले बीज। उसके बाद उनका मॉडल फेल हुआ। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी परमाणु में ना दो भाग होता है, एक बीच वाला भाग, एक बीच वाले के बाहर भाग। जो बीच वाला भाग होता है उसको नाभिक कहते हैं, और जो नाभिक के बाहर एक भाग होता है उसको कोष कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बादल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और उसी में इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड जी का जब परमाणु मॉडल फेल हुआ उसके बाद नील्स बोर साहब का परमाणु मॉडल आया। और नील्स बोर साहब ने क्या कहा कि परमाणु का, किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है या धनावेशित भाग होता है वो बीच में होता है, उसको नाभिक कहते हैं। हालांकि नाभिक की त्रिज्या भी उन्होंने बताया था। ठीक है, तो नील्स बोर साहब ने क्या कहा कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है या धनावेशित भाग होता है वो बीच में रहता है, उसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक के बाहर कुछ निश्चित कोष पाए जाते हैं जिनको KLMN से दिखाते हैं, KLMN से दिखाते हैं। और उन कोषों में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या कहा था, नील्स बोर साहब ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? नाभिक के बाहर कोष में चक्कर लगाता है। और इन कोषों को किससे किससे दिखाते हैं? KLMN से। ठीक है, और अब देखिए काम की बात, पढ़ाई में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंपटीशन में, वो पूछा जाएगा कि किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 2n² पाए जाते हैं।
मतलब किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2n² होती है। n का मतलब हो गया संख्या, नंबर, किसकी संख्या, KLMN की संख्या। ये कौन सा कोष है, पहला कोष है। L कौन सा कोष है, दूसरा कोष। M कौन सा कोष है, तीसरा कोष। n कौन सा कोष है, चौथा कोष। यहाँ n का मान 1 2 3 4 करते चले जाएंगे, आपको पता होते चले जाएगा कि KLMN में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी इनको आप जानते भी होंगे, K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें कितना आता है, 8, इसमें 18, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक ना। इसके बाद जब नील्स बोर का परमाणु मॉडल फेल हुआ, फिर सोमरफेल्ड साहब का परमाणु मॉडल आया। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, उपकोष में रहता है। उसके बाद इनका भी परमाणु मॉडल फेल हुआ, सोमरफेल्ड साहब का 1916 वाला। उसके बाद फिर आधुनिक परमाणु मॉडल आया, उसमें क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कक्षक में रहता है। दोस्तों इतना आपको जानना पहले से जरूरी है। और जब पूछा गया कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो भाई 2 तरीके से चक्कर लगाता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। कहीं कहीं उसको इस तरह भी दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे दिखाया जाता है ना। इसमें क्या करता है इलेक्ट्रॉन, कक्षक में क्या करता है, चक्रण करता है। चक्रण मतलब स्पिन करता है। कितने तरीके से करता है, 2 तरीके से करता है। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर स्पिन करेगा तो इसकी वैल्यू या ऊर्जा होगी +1/2, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर स्पिन कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -1/2 होगी, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, हम आशा करते हैं कि इतनी चीजें आपको पहले से मालूम होगी, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए उपकोष कौन खोजा, तो सोमरफेल्ड साहब ने खोजा था। कोष कौन खोजा, तो नील्स बोर साहब ने 1913 ईस्वी में खोजा था। उपकोष को क्या कहते हैं, और उप ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर। या आपसे अगर पूछा जाए उपकोषों की ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उप ऊर्जा या उप ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक ना। कोषों की ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पहले से मालूम होंगी, ऐसी आशा करते हैं। अगर दोस्तों इतनी बात आपको मालूम है तो क्वांटम संख्या आपको तुरंत आ जाएगी, ठीक है। यानी क्वांटम संख्या आपको याद करने में समय नहीं जाएगा या समझने में समय नहीं लगेगा, ठीक ना। जैसे देखिए क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्या या ऐसी संख्याएं जो हमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूरी जानकारी दे। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में चक्कर लगा रहा है या किस मुख्य ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है, जो संख्याएं हमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूरी जानकारी दे, उन्हीं को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं। पहला क्या हो गया, ऐसी क्वांटम संख्या जो ये बताए कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है या किस कोष में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं पहली क्वांटम संख्या। यानी पहली क्वांटम संख्या को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, और उस मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी इसको n से दिखाते हैं, n से, और इसका मान 0 कभी नहीं होता है, ठीक है। इसका मान 0 कभी नहीं होता है, नेवर, कभी नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, 1 2 3 4। अगर n का मान 1 हो गया तो ये k कोष को दिखाएगा, पहले कोष को दिखाएगा, ठीक है। अगर n का मान 2 हुआ तो ये l को दिखाएगा, ये m को दिखाएगा, ये किसको दिखाएगा, n को। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, इस तरह आगे भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये पहली क्वांटम संख्या हो गई। दूसरी क्वांटम संख्या को L से दिखाते हैं और एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं, यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इस क्वांटम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या, और उसको L से दिखाते हैं। और L का मान भाई 0 से ही शुरू होता है। L का मान 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। और दोस्तों बताते हैं कि L किसको बताता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या ना उपकोष को बताती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो यह बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में चक्कर लगा रहा है। उपकोषों को किससे दिखाया जाता है, SPDF से, SPDF से। और दोस्तों बता दें कि अगर यस है तो L का मान 0 होगा। अगर कहीं आपको P उपकोष दिख गया, P फॉर पहला होता है, S फॉर शून्य होता है, शून्य मतलब शून्य, P फॉर पहला, D फॉर दूसरा, F फॉर कुछ नहीं होता, तीसरा बोलिए, ठीक ना। तो S फॉर शून्य हो गया। अगर कहीं यस आ गया तो L का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर कहीं P आ गया तो L का मान कितना होगा, पहला होगा। अगर कहीं D आ गया तो L का मान कितना होगा, दूसरा, 2 होगा, ठीक है। अगर कहीं F है तो L का मान कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अभी हम आपको वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर, वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। इसको m से दिखाते हैं, स्मॉल m से, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। अब बारी आती कक्षक की। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, पहले कोष में चक्कर लगा रहा था, फिर कहाँ गया, उपकोष में, फिर कहाँ गया, कक्षक में। तो अब तीसरी क्वांटम संख्या है। पहली क्वांटम संख्या किसको बताई, कोष को। दूसरी क्वांटम संख्या किसको बताई, उपकोष को। तीसरी क्वांटम संख्या किसको बताई, कक्षक को। अब ये बताएगा, मतलब ऐसी संख्या जो यह बताए कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में चक्कर लगा रहा है। देखिए
जितने उपकोष होते हैं ना, इन उपकोषों को एसपीडीएफ से दिखाते हैं और आपसे पूछा जाता है 1 नंबर कंपटीशन में कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकते हैं, तो 2l+1 का दुगुना इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना पाया जा सकता है, तो उसको किससे दिखाएंगे, 2l+1 से। यल का मान क्या हो जाएगा, वही एस के लिए 0, पी के लिए 1। अगर आपसे पूछा जाए डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो आपको यल का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तीसरी जो क्वांटम संख्या आती है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करेगी, यह बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में चक्कर लगा रहा है। या कभी कभी आपको दिया जाता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे बताती है, तो आप बोल सकते हैं कि कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, यानी इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या आ गया होगा। तीसरी क्वांटम संख्या कौन सी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसे कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऐसी संख्याएं जो ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में चक्कर लगा रहा है, यानी उसे किससे दिखाएंगे, यम से दिखाएंगे। और यम की वैल्यू कितनी होती है, यल का मान जितना आ जाएगा दोस्तों, यल का मान जितना आ गया, जैसे मान लीजिए यल का मान 2 आ गया, ठीक है, तो यम का मान -2 से लेके -1 से लेके 0 तक जाएंगे और फिर उसके बाद उतना ही प्लस में होगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर हम यल रख दें तो यल का मान कितना, 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे -l से 0 फिर +l तक होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीजें आपको याद नहीं रखना है, ये रखना है। मतलब यम का मान जो भी निकालना है तो वो कितना आएगा, पहले यल का मान आपको मालूम होना चाहिए, तब आप यम का मान निकाल सकते हैं। यम का मान कितना हो जाएगा, जितना यल का मान रहेगा उतना माइनस से लेके 0 तक जाएंगे, फिर 0 से कहाँ तक जाएंगे, प्लस तक। तो ये हो जाएगा यम का मान। अगली क्वांटम संख्या कौन सी है, चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी है, चक्रण क्वांटम संख्या। इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, इसलिए यस से दिखाते हैं, स्मॉल एस से। और इसका मान 2 ही होता है, या तो +1/2 या तो -1/2। लेकिन यह किसको बताती है, तो स्पिन मतलब होता है चक्रण, चक्रण मतलब होता है या तो क्लॉकवाइज चक्कर करेगा इलेक्ट्रॉन कक्षक में, या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो ऐसी संख्याएं जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को बताए, मतलब ऐसी संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या या ऐसी संख्या जो ये बताए कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस तरह से चक्कर लगा रहा है, किस तरह से चक्रण कर रहा है, क्लॉकवाइज वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसको जो बताएगी उसे क्या कहेंगे हम, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक ना, ये परिभाषा की बात हो गई, कहने की बात हो गई। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया आपको 2p3 दे दिया, ठीक है, 2p3 दे दिया, अब पूछा कि इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल के बताओ। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो सबसे पहले जब इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2। ये कौन सी क्वांटम संख्या का मान है, पहली क्वांटम संख्या का मान है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या को आप किससे दिखाते हैं, यन से दिखाते हैं। यन जो यहाँ रहेगा वही यन का मान हो जाएगा। यह एक क्वांटम संख्या आपकी निकल गई। ठीक, अब देखिए पहले आपको ये दिख रहा था तो पहली क्वांटम संख्या हो गई, दूसरे नंबर पे ये आपको दिख रहा है p, तो p के लिए p फॉर पहला होता है, अगर p है तो यल का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरी क्वांटम संख्या कौन सी थी, द्विगंशी। द्विगंशी क्वांटम संख्या को आप किससे दिखाएंगे, यल से। यहाँ पर p है तो p फॉर पहला, यानी यल का मान क्या हो जाएगा, पहला। ठीक, अब देखिए तीसरे नंबर पे आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये भी नहीं देखना आपको, यह यल आ गया ना। यहाँ पर मैं बताया कि यल का मान देख करके यम का मान निकालना है, जितना यल का मान आएगा उतना माइनस से प्लस यल तक किसका मान होगा, यम का मान होगा। ठीक ना, वही चीज यहाँ देखिए यल का मान 1 आ गया तो यम का मान कितना हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना आ जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का मान कितना आ जाएगा भाई, -1, 0 + 1। ठीक है, अब यस का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 -1 0 + 1, यानी ये इस तरह से आपको 3 कक्षक बता रहा है। इसका मान हो गया -1, इसका मान 0, इसका मान +1। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो जो चौथी क्वांटम संख्या है ना वो इसको देख के निकलेगी। यहाँ देखिए 1 2 3 कक्षक हो गए और इन तीनों कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 3। यहाँ पर 3 है तो क्योंकि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को बताएगी, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों किस तरह से चक्कर लगाएंगे, पहले इस तरह से, इस तरह। ठीक है, 1 2 3 भर गया। अगर और इलेक्ट्रॉन रहता तो अब इस तरह से चक्कर लगाता, इस तरह से। ठीक है, लेकिन है नहीं तो यहाँ पे नहीं भराएगा। ठीक है, जब नहीं भराएगा तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो तीसरा है वो कौन से डायरेक्शन में है, इस तरह से है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, +1/2। तो यहाँ पे कर देंगे +1/2। ठीक है, लेकिन क्या है, देखिए लेकिन यह है कि इसका मान जब 3 बार है ना, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसके लिए 2 बार होगा यस का मान। यानी सबसे पहले यहाँ यम का मान लिख देते हैं,
-1 0 प्लस 1। तो यस का मान क्या होता है, इसके लिए 2 बार होगा, 1 प्लस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2। फिर इसके लिए भी 2 बार होगा, प्लस 1/2 माइनस 1/2। फिर इसके लिए भी 2 बार होगा, प्लस 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, इस तरह से। तो क्वांटम संख्या का मान आ गया कितना, 2 आया, 1 आया, फिर यहाँ पे 3 बार आया, फिर यहाँ पे कितना आ गया, 4 बार आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से दोस्तों क्वांटम संख्या का मान निकाला जाता है। अब आगे ये एक क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, 5f1 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब यहाँ पे जो एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखे। तो आप सबसे पहले बताइए n का मान, पहली क्वांटम संख्या n का मान कितना, जो पहले दिया है 5 हो गया, ठीक है। l का मान दूसरा क्या हो जाएगा, f है, f का मान, f जब रहता है तो l का मान कितना हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। s फॉर सुनना, p फॉर पहला, d फॉर दूसरा, f फॉर तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए m का मान कैसे निकालेंगे, ये 3 आया तो m का मान हो जाएगा -3 -2 -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3। यस का मान क्या हो जाएगा, चौथी क्वांटम संख्या क्या है, इसके लिए 2 बार होगा, प्लस माइनस 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 1/2। इस तरह से पूरा लिख देंगे। यही हो गया क्या, चारों क्वांटम संख्याओं का मान, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, उसकी उच्चतम ऊर्जा, ये देखिए मेन पॉइंट, उच्चतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। यानी सोडियम है, सोडियम का मतलब होता है 11, ठीक है। और सोडियम ऐसी धातु होती है ना जो पानी में अभिक्रिया करती है और पानी में विस्फोट भी करती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, लास्ट में कितना आ गया दोस्तों, ये। तो यही क्या है, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। अब आपको 2 चीजें यहाँ पे आना चाहिए, एक ऊर्जा का नियम और एक अपबाव का नियम। अपबाव का नियम क्या कहता है, कहता है कि जब इलेक्ट्रॉनों को, जब किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखेंगे ना, तो जो व्यवस्था मिलेगी उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम है, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन था और उस 11 इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कोषों में भर दिए। जब वो कोषों में भर दिए तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो सबसे आखिरी में आया उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्यों, क्योंकि यह ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3s1 आ गया, 3s1 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं का मान बता देना आपको। पहली क्वांटम संख्या जो पहले दिख रही है, यानी n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरी क्वांटम संख्या दूसरे नंबर पे जो दिख रहा है, यानी s, तो s फॉर सुनना होता है। तीसरी क्वांटम संख्या इसी को देख के निकालेंगे। अगर ये 0 है तो m का मान माइनस तो होगा नहीं, प्लस तो होगा नहीं, यानी कितना होगा, केवल 0 होगा। अब s का मान कितना हो जाएगा, जैसे ये एक बार है तो इसके लिए +1/2 या -1/2, बस ये हो गया, चारों क्वांटम संख्याओं का मान हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्वांटम संख्या समझ में आ गया होगा। क्वांटम संख्या के अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, 2-3 टाइप के, तो उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को यहीं एंड करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी दिल से बताइएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।